बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। CS 403 डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में वेलकम। आज के इस लेक्चर में हम लेक्चर नंबर 1 से लेक्चर नंबर 10 तक इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। पहले तो मैंने सोचा कि लेक्चर 22 का एक साथ कवर किए जाएँ, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा उसमें। सो फिर मैंने यही किया कि लेक्चर नंबर 1 से 10 तक और 10 से 20 तक। तो इस तरह से आपका मिड टर्म 2 लेक्चर्स में इंशाल्लाह कवर हो जाएगा। आज हम देखेंगे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में। तो जस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करेंगे। ये लेक्चर सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए है जो इस सब्जेक्ट को क्लियर करना चाहते हैं। ये लेक्चर करने के बाद इंशाल्लाह आप अपने पेपर में 100% में से 80% पेपर अपना खुद सॉल्व कर लेंगे। तो चलते हैं अपने फर्स्ट लेक्चर की तरफ, जिसमें है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। फर्स्ट लेक्चर हमारा स्टार्ट हो रहा है। यहाँ से हमारा फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट हो रहा है, जिसमें है इंट्रोडक्शन टू कोर्स और डेटाबेस डेफिनेशन है, इंपॉर्टेंस ऑफ डेटाबेस है, इंट्रोडक्शन टू फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम है, एडवांटेजेस ऑफ डेटाबेस अप्रोच है। यानी सारा थ्योरी पार्ट है और इसमें फर्स्ट लेक्चर में से बहुत कम जो है वो पेपर में आता है। सिर्फ 1-2 क्वेश्चन आते हैं, वो आपको मैं साथ साथ मेंशन कर दूंगी। सबसे पहले है इंट्रोडक्शन टू दिस कोर्स। इंट्रोडक्शन करवाया गया है कि भाई इस कोर्स को क्यों हमने सिलेक्ट किया या क्यों हम लेकर चल रहे हैं, किस वजह से स्टूडेंट को इस सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग किस लिए होनी चाहिए, क्यों ज़रूरी पड़ा। तो उसके लिए उन्होंने बताया कि डेटाबेस हम इसमें डिज़ाइन करेंगे, एप्लीकेशन डेवलपमेंट और एफिशिएंसी, उसकी सारी चीज़ें हम उसमें डिस्कस करेंगे। खैर, हम यहाँ से हम इसकी डेफिनेशन की तरफ सबसे पहले आते हैं। डेटाबेस होता क्या है? देखिए, डेटाबेस की डेफिनेशन उन्होंने 1 2 3 4 5 6 7 तक डेफिनेशंस दी हैं, जो इंपॉर्टेंट हैं हर पॉइंट से। मतलब MCQs इसमें हर डेफिनेशन में से बन सकता है, लेकिन जो इसकी बेस्ट डेफिनेशन है वो यही है कि देखिए, आप सिंपली कह सकते हैं कि कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड डेटाबेस। यानी डेटाबेस में इंफॉर्मेशन की कलेक्शन होती है। पार्ट नंबर्स, एक कस्टमर की इंफॉर्मेशन हो सकती है, प्रोडक्ट्स कोड और उसकी जितने भी उसका डाटा है ना, एक कस्टमर कह लें या एक क्लाइंट कह लें, उसका सारा डाटा जो है वो उसके अंदर जो स्टोर होता है, ठीक है। कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन ही है ना। तो या फिर डाटा अबाउट डाटा कह सकते हैं, इसको मेटा डाटा भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये इसकी डेफिनेशन है कि डेटाबेस होता क्या है। सो इसकी कोई एक डेफिनेशन अच्छे से याद कर लें प्रॉपर, जो आपको अच्छी लगे, जो आपको ठीक लगे। वैसे तो आप इसको कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन भी कह सकते हैं। तो डेफिनेशन उसकी काफ़ी होगी एक आपके लिए। नेक्स्ट आपके पास है कलेक्शन अब किस तरह से की जाती है। उन्होंने एग्जांपल दी हुई है और साथ जो है वो उनका डाटा दिया हुआ है कि थिंग्स हैं और कुछ उनका डाटा है। जैसे क्रिकेट प्लेयर है तो उसका नेम होगा, उसकी डेट ऑफ बर्थ होगी, ठीक है। उसने कितने मैच प्ले किए, कितने मैचेस हुए, कौन सी कंट्री का है वो, यानी उससे रिलेटेड, उस क्रिकेट प्लेयर से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सारी उसकी डाटा में चली जाती है, ठीक। तो ये सारी उन्होंने एग्जांपल्स के तौर पर आपके सामने रखी हैं। सो ये डेफिनेशन आप लोगों ने यहाँ से कर लेनी है। उसके बाद है इंपॉर्टेंस ऑफ डेटाबेस। इंपॉर्टेंस देखने से पहले हम देखते हैं डेटाबेस एंड ट्रेडिशनल फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम कि डेटाबेस क्या है और ट्रेडिशनल फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम क्या था। यानी एक पुराना जब हम पहले देखते थे तो फाइल्स में डाटा को स्टोर किया जाता था। तो उस वक़्त के और अब के डेटाबेस में क्या है, पहले जो था काफ़ी मुश्किल था। हम डेटाबेस तो नहीं था, फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम था। यानी एक फ़ाइल के अंदर एक कस्टमर या क्लाइंट का डाटा स्टोर किया जाता था या किसी ऑर्गेनाइजेशन का। तो उसको मैनेज करना, उसको लेकर चलना काफ़ी मुश्किल होता था। उसमें सर्च इंजन नहीं होता था, ज़ाहिर आप एक एक पेज करके फ़ाइल का देखना पड़ता आपको, काफ़ी मुश्किलात थी। लेकिन जब से डेटाबेस आ गई तो डेटाबेस में अब आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानियाँ हो गई, ठीक है। हर बिज़नेस इजीली इस पर रन किया जा सकता है। आसानी से आप डाटा को मैनिपुलेट कर सकते हैं, आसानी से डाटा को जो है वो सर्च कर सकते हैं, आप डुप्लीकेशन आसानी से कर सकते हैं। तो इसीलिए ये इसकी इंपॉर्टेंस जो है वो बहुत ज़्यादा होगी कि पहले बहुत मुश्किल काम था, अब आसानी से हम इसको कर सकते हैं। तो बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट हैं पूछे गए हैं, तो जिनका पेपर में आना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है कि यहाँ से कोई चीज़ आपको उठा के पेपर में दें। ऐसी थ्योरी आपको बिल्कुल नहीं देंगे। जो चीज़ें पेपर के लिए इंपॉर्टेंट होंगी वो मैं आपको साथ साथ बताती रहूँगी। ये उन्होंने कुछ ओल्ड जो है वो डेटाबेस सिस्टम आपके सामने रखा हुआ है, यानी ओल्ड सिस्टम आप कह लें, फाइल सिस्टम कह लें। तो उसमें देखें, रजिस्ट्रेशन अगर है तो वो रजिस्ट्रेशन का एक अलग सिस्टम है, एग्जामिनेशन सिस्टम एक अलग है, लाइब्रेरी सिस्टम एक पूरा अलग है, ठीक है। फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम उन्होंने सामने रखा हुआ है, यानी एक ओल्ड। उसके बरक्स अगर हम देखें, यहाँ पर उन्होंने बताया कि यहाँ पर जो है वो हर चीज़ अलग अलग से स्टोर होती थी, हर काम अलग अलग से किया जाता था। अगर एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड है तो उसकी लाइब्रेरी रिकॉर्ड अलग है, उसका रिजल्ट रिकॉर्ड अलग है, हर चीज़ अलग होती थी। लेकिन जब से डाटाबेस आ गया तो क्या होगा, क्या फ़ायदा हुआ हमें सबसे बड़ा। तो देखिए, यहाँ पर उन्होंने बताया कि जब से डाटाबेस आ गया तो हमारे
हमारे लिए फ़ायदा ये हुआ कि ये सारी चीज़ें, चाहे वो लाइब्रेरी की एक स्टूडेंट की, फिर एग्जामिनेशन की है, रजिस्ट्रेशन की, तो वो सारी कलेक्ट होकर कहाँ जा रही हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में जा रही हैं। तो ये इसका एक फ़ायदा आप कह लें कि बहुत बड़ा एडवांटेजेस हमारे पास है कि हमारा डेटाबेस में सारी चीज़ें एक साथ कलेक्शन उसकी हो जाती है, हालांकि फ़ाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में ऐसा नहीं होता था। तो एडवांटेजेस उसके कौन कौन से हुए, तो अब आप खुद से भी बता सकते हैं कि उसमें आप डाटा आसानी से शेयर कर सकते हैं, आसानी से कलेक्ट होता है डाटा, ठीक है, मतलब डिफरेंट प्लेसेस में डाटा है, आप आसानी से एक जगह से दूसरी जगह उसको शेयर कर सकते हैं, आप उसको सर्च आसानी से कर सकते हैं। तो ये सारे जो हैं वो डाटा की क्या हैं फ़ायदे हैं उसके। डाटा इंडिपेंडेंस है, ठीक है, यहाँ पर भी, और कंट्रोलर रिडंडेंसी, बेटर डाटा इंटीग्रिटी, ये सारे इसके फ़ायदे में आ रहे हैं। तो कि कितने फ़ायदे हैं इसके, 3-4 फ़ायदे इसके याद रख लें, क्या ये एडवांटेजेस हैं और ये उनके नाम हैं। तो अगर एडवांटेजेस आ भी जाते तो ये 3-4 नाम लिखकर आप अपने प्रॉपर नंबर ले सकते हैं यहाँ से। तो बस आपका यहाँ पर जो है वो लेक्चर नंबर 1 कवर होता है, जिसमें इंपॉर्टेंट थी डेफिनेशन, और उसके साथ साथ कुछ 2 चीज़ें थी कि इंपॉर्टेंट क्यों है, फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में क्या मुश्किलात थी और अब क्या आसानियाँ हैं, तो वो आपने देख लिया और समझ लिया। यहाँ से थ्योरी पार्ट जो है वो बहुत कम आता है पेपर में, डेफिनेशन आपको आनी चाहिए क्योंकि आपका सब्जेक्ट है CS 403, तो उसके लिए आपको डेफिनेशन को प्रॉपर याद करना है। उसके बाद लेक्चर नंबर 2 है डिफरेंस बिटवीन डाटा एंड इन्फॉर्मेशन। तो ये तो हम बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि डाटा क्या है, कलेक्शन ऑफ रफ फैक्ट्स एंड फिगर्स कॉल्ड डाटा, और फिर उसी से जो है वो जो डाटा आपको ट्रांसफर होकर इन्फॉर्मेशन की सूरत में आ जाता है तो इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक है। डाटा इन्फॉर्मेशन आपके पास डेफिनेशन है, वो उसको याद कर लें। फिर डेटाबेस एप्लीकेशन के अंदर देखिए डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, मैनेजमेंट ऑफ डाटा इन द डेटाबेस, मैनेजमेंट कैसे होती है डेटाबेस के अंदर, यानी डेटाबेस के अंदर आपने डाटा की मैनेजमेंट किस तरह से करनी है, ठीक है। तो ये मैनेजमेंट ऑफ डाटा इन द डेटाबेस हो गया, यानी डाटा को स्टोर कैसे करना है, डाटा किस फॉर्मेट में स्टोर होता है, किस तरह आपके सामने रिजल्ट आता है, तो इसके अंदर ये चीज़ें डिस्कस हैं। नेक्स्ट देखें फर्दर एडवांटेजेस ऑफ डेटाबेस सिस्टम, डेटाबेस की एडवांटेजेस क्या हैं, तो ये 4-5-6 एडवांटेजेस लिखी हुई हैं, इनको आप याद रख लें कि डाटा कंसिस्टेंसी, बेटर डाटा सिक्योरिटी होती है इसमें, फास्टर डेवलपमेंट ऑफ न्यू एप्लीकेशन आप जल्दी से इसमें डेवलप कर सकते हैं। फिर इकोनॉमी ऑफ स्केल्स, बेटर कंकरेंसी कंट्रोल एंड बेटर बैकअप एंड रिकवरी प्रोसीजर इसके अंदर बहुत आसानी से होता है, यानी ये सारे इसके फ़ायदे हैं, ठीक है। तो ये एडवांटेजेस के जस्ट नाम आपने याद रखने, यहाँ पर आपको इन डिटेल्स को ना पढ़ने की ज़रूरत है, ना ही याद करने की ज़रूरत है, बल्कि ये नाम आपको याद हैं तो बस आप इसको कवर कर सकते हैं। अगर ये 2 मार्क्स या 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन में आ भी जाता है तो आप जस्ट एडवांटेजेस लिखते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है ज़ाहिर एडवांटेजेस की, तो डिसएडवांटेजेस भी बनते हैं, कॉस्ट इन्वॉल्व, यानी इसके नुकसानात कौन कौन से हैं। तो नुकसानात फिर कौन कौन से हो सकते हैं, ज़ाहिर आप पूरा एक डेटाबेस ले रहे हैं तो हाई कॉस्ट होगी उसकी, कन्वर्जन कॉस्ट होगी, ठीक है, यानी आपके पास पेमेंट वगैरह का नुकसान ज़्यादा हो सकता है। और कन्वर्जन कॉस्ट है, नॉर्मल से डेटाबेस भी अगर आप ख़रीदने जाते हैं तो उसके लिए हार्डवेयर ख़रीदना, ये सारी चीज़ें ख़रीदना आपके लिए मुश्किल हो जाता है, ठीक है, यानी पेमेंट ज़्यादा है। डिफ़िकल्ट रिकवरी प्रोसीजर भी इसमें ऐड है इसके डिसएडवांटेजेस में, यानी अगर कोई सिस्टम क्रैश हो जाता है तो उसको रिकवर करना आपके लिए मुश्किल हो जाता है। फिर उसके बाद हम बात करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ डाटा। इंपॉर्टेंस ऑफ डाटा में आपने यहाँ से याद करना है, ये लेवल्स ऑफ डाटा कर लें, ठीक है। बस इंपॉर्टेंस को छोड़ के लेवल ऑफ डाटा में देख लें कि कौन कौन से लेवल हैं, उसके 3 ही लेवल हैं। मेटा डाटा यानी डाटा अबाउट डाटा हो गया, एक्सटेंस ऑफ डाटा है, और यानी आप स्टूडेंट नेम, एज, क्लास, यानी रिकॉर्ड ऑफ ऑल एक्सटेंस डाटा आप कह लें इसमें, ठीक है। और रियल वर्ल्ड डाटा है जिसमें आपके पास एक स्कूल हो गया, स्कूल यानी बुक लाइब्रेरी सिस्टम, ये एक रियल जो है वो वर्ल्ड डाटा आप कह सकते हैं एनी स्टूडेंट। फिर आपके पास ये 3 टॉपिक है, बस इनके नाम आप याद रख लें सेकंड लेक्चर में जो आपके हैं। तो लेवल ऑफ डाटा को समझने के लिए ये डायग्राम आपके पास बेस्ट है, ये डायग्राम आप माइंड में रख लें तो आपको लेवल ऑफ डाटा की खुद ब खुद समझ आ जाएगी, जिसमें सबसे पहले डाटा एक्यूरेसी कर लें, मेटा डाटा करें, रियल वर्ल्ड डाटा कर लें, या रियल वर्ल्ड डाटा फर्स्ट कर लें, मेटा डाटा एंड डाटा एक्यूरेसी। रियल वर्ल्ड डाटा में क्या होगा, आपके पास एंटिटी, एट्रीब्यूट, स्टूडेंट, क्लास नेम एक्सेट्रा। फिर इसके बाद मेटा डाटा में डाटा अबाउट डाटा है तो रिकॉर्ड, उसमें डाटा टाइप, आइटम टाइप, स्टूडेंट रिकॉर्ड वगैरह आ जाएगा। और डाटा एक्यूरेसी में स्टूडेंट रिकॉर्ड हो जाएगा उसका सारा, ठीक है, यानी स्टूडेंट नेम अगर आमिर है तो उसका कौन सा सब्जेक्ट है, वो क्या कर रहा है क्या नहीं, तो वो डाटा एक्यूरेसी में सारा आ जाएगा। यूज़र ऑफ डेटाबेस सिस्टम, उसके यूज़र कौन कौन से हैं, यानी कौन लोग उसको यूज़ कर सकते हैं डेटाबेस को, ठीक है। तो डेटाबेस को यूज़ करने के लिए उन्होंने 2 लोग बताए। सबसे पहले उन्होंने बताया कि एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स हैं, एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स और एंड यूज़र हैं। अब इन दोनों का सुनने के क्या होता है, एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स कौन लोग होते हैं, जिन्होंने इसको बनाया होता है, जिसने डेटाबेस को बनाया होता है वो होता है, और एंड यूज़र जो उसको यूज़ करते हैं उसको कहते हैं। एंड यूज़र में नेवी और स्पोहिसिकेटेड
ये वर्ड है, इसको देख लें। ये दो यूज़र हैं। अब नेवी जो हैं वो कौन से यूज़र होते हैं, इनको कुछ नहीं पता होता, ठीक है। डेटाबेस के बारे में इनको कोई आइडिया नहीं होता, कोई लॉजिक नहीं होता, कोई समझ नहीं होती, बस इनको कुछ ट्रेनिंग दी जाती है, उसके बाद ये जो है वो डेटाबेस को कंट्रोल करते हैं। यानी इनके पास इस कैटेगरी में वो लोग आते हैं जो जिनके पास जो बनी बनाई चीज़ों को लेकर उसको यूज़ करते हैं। अगर सोफिस्टिकेटेड यूज़र की बात करें तो इनके पास कुछ आइडियाज़ होते हैं, यानी इनको डेटाबेस यूज़ करने के कुछ थोड़े बहुत आइडियाज़ होते हैं। बस इन दो यूज़र्स के नाम याद रख लें और साथ इनके काम क्या है वो याद रख लें। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, ये तो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर जो DBA है, इसके पास तो टोटल DBA की यानी पूरे रिस्पॉन्सिबल होता है, पूरी कंट्रोल इसके पास होती है, ठीक है। इसको सारी चीज़ें समझ होती है, इसमें बैकअप करना, इसको स्टोर करना, इसमें ड्यूटीज़ उसकी सारी, ठीक है, उसकी सेटिंग सारी, लाइक मॉनिटरिंग करना, डिस्क स्पेस से रनिंग जॉब को रन करना, जो भी काम है वो सारा इसकी ड्यूटीज़ इसमें आ रही है, ठीक है। तो ये पॉइंट्स आपने जस्ट माइंड में रखने हैं। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं, ये डेटाबेस की आपके पास एक इमेज भी दी हुई है। नेक्स्ट यहाँ पर ये सारी डेटाबेस की दी हुई है कि एप्लीकेशन प्रोग्रामर है और डेटाबेस, और फिर उसके बाद DBMS है, ठीक है। हाउ टू गेट एंड व्हाट टू गेट, क्या गेट करना है एप्लीकेशन प्रोग्रामर ने और कैसे गेट करना है वो डेटाबेस से लेगा। तो नेक्स्ट आते हैं, हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं जिनको आपने याद रखना है, वो हैं ये वाले लास्ट पॉइंट्स हैं। DBA रिलेटेड एक्टिविटीज़ इंक्लूड्स, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं, कौन कौन सी एक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं, डेटाबेस को मेंटेन करना, उसका बैकअप करना, ग्रांट ऑफ राइट्स ऑफ डेटाबेस यूजर, मॉनिटरिंग ऑफ रनिंग जॉब्स वगैरह, मैनेजिंग प्रिंट्स जॉब वगैरह, इंश्योरिंग क्वालिटी ऑफ सर्विसेज टू ऑल यूजर। बस ये इनकी जो एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है। तो राइट डाउन द एक्टिविटीज़ ऑफ अबाउट DBA, उसकी DBA की एक्टिविटीज़ लिखें, तो आपने ये सारे नाम लिख देने। यहाँ तक आपने इसको अच्छी तरह से तैयार कर लेना है। उसके बाद जो लेक्चर नंबर 3 में आ रहा है वो डेटाबेस आर्किटेक्चर है, जिसमें इम्पोर्टेंट है यहाँ से डेटाबेस आर्किटेक्चर में देखें, यहाँ दिया हुआ है कि कुछ डेटाबेस में चीज़ें किस तरह से स्टोर होती हैं, यहाँ से आपने देखना है। यहाँ देखें कि यहाँ ऑप्शन कुछ यहाँ पर एक एग्जांपल दी हुई है जिसमें इन्होंने बताया कि 3 लेवल आर्किटेक्चर जो है वो आपको अलाउ करता है कि सेपरेटली यानी अलग अलग करके आप फिजिकल रिप्रेजेंटेशन डाटा की ले सकते हैं। किस तरह से, फॉर एग्जांपल कुछ डेट ऑफ बर्थ कुछ इस तरह से होती हैं कि डे पहले होता है, फिर मंथ और फिर ईयर, ठीक है, इस तरह से। और कुछ जो है वो डेट ऑफ बर्थ किस तरह से शो होती है, यानी ये डे मंथ ईयर हो गया, फिर कुछ होता है डे मंथ ईयर इस तरह से, कुछ मंथ ईयर डे, यानी 3 तरह के। तो उसके लिए उन्हें 3 लेवल आर्किटेक्चर जो है वो डिज़ाइन कर दिया कि 3 लेवल आर्किटेक्चर में यूज़र 1 यूज़र 2 व्यू 3 तरह से होगा, लेकिन कंसेप्चुअल लेवल इसका सेम ही होगा, इंटरनल लेवल इसका सेम ही होगा। सो ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके मोस्टली मैंने असाइनमेंट्स में भी देखी है और एग्जाम में भी ये आती है कि ड्रा द 3 लेवल आर्किटेक्चर डायग्राम, तो ये आपको उस वक्त ड्रा करनी होती है। तो यहाँ पर जस्ट जो है वो डायग्राम इंपॉर्टेंट है। इंटेंशन और एक्सटेंशन की एक लाइन की डेफिनेशन है, इसको जस्ट याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए हमारे पास आ रहा है, नेक्स्ट यहाँ से लॉजिकल और इंटरनल व्यू, इसको भी जोड़ दे। एक्सटर्नल व्यू और लोअर लेयर्स कौन सी हैं वो आपके सामने हैं, इसको भी देख लीजिएगा। कंसेप्चुअल लॉजिकल व्यू ये भी स्किप कर दें आप। यहाँ से आते हैं हम, नेक्स्ट टॉपिक है लेक्चर नंबर 4 में, इंटरनल और फिजिकल व्यू। दिस लेवल ऑफ डेटाबेस विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टोरेज ऑफ डाटा, ठीक है। इंटरनल और फिजिकल व्यू किसके लिए, किसका रिस्पॉन्सिबल है, स्टोरेज ऑफ डाटा को कैसे स्टोर करना है, कहाँ कहाँ चीज़ों को प्लेस करना है, कैसे कैसे प्लेस करना है। द डिफरेंस बिटवीन द इंटरनल लेवल एंड एक्सटर्नल लेवल जो है डिमार्केट्स अ बाउंड्री बिटवीन दीज 2 लेयर्स, जो 2 लेयर्स हैं उनके बारे में फिर उनकी मैपिंग करके आपको दिखाई हुई है, वो ये है इस तरह से कि लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3 करके आपको दिखाए हुए। तो 3 लेवल को कैसे किया हुआ है, कंसेप्चुअल लेवल, इंटरनल और फिजिकल लेवल, ठीक है। तो ये तीनों की मैपिंग करके दिखाई हुई है। तो यहाँ पर अगर आप इसको देखेंगे तो वो कह रहे हैं वी कैन सी क्लियरली वेयर द मैपिंग ऑफ कनेक्टिविटी इज परफॉर्म बिटवीन डिफरेंट लेवल्स ऑफ द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये लेवल्स इंपॉर्टेंट हैं, अगर लेवल्स याद हो जाते हैं तो 3 लेवल्स को आपको कहीं भी उनकी मैपिंग ड्रा करने को कहा जाए या लेवल ड्रा करने को कहा जाए तो वो ईजी हो जाता है। फिर नेक्स्ट आते हैं हम, आपके पास डाटा इंडिपेंडेंसीज, इसको भी छोड़ दें। फिर है लॉजिकल डाटा इंडिपेंडेंसी और फिजिकल होता है। लॉजिकल जस्ट 2 लाइन की डेफिनेशन लॉजिकल की याद करनी है और इसी तरह फिजिकल की याद करनी है। लॉजिकल डाटा इंडिपेंडेंसीज प्रोवाइड इंडिपेंडेंसीज इन अ वे दैट चेंज इन अ कंसेप्चुअल मॉडल डू नॉट इफेक्ट द एक्सटर्नल व्यूज, ये एक्सटर्नल पर इफेक्ट नहीं करता। और जो सेकंड वन है उसकी डेफिनेशन के लिए आप लोग यहाँ से कर लें, सॉरी कहाँ गया, फिजिकल डाटा इंडिपेंडेंसी दैट टाइप ऑफ इंडिपेंडेंस दैट प्रोवाइड अस अ चेंज ट्रांसपेरेंसी बिटवीन द कंसेप्चुअल एंड इंटरनल लेवल, यानी ये 2 डेफिनेशन आपने जस्ट याद करनी है। फंक्शन ऑफ डेटाबेस DBMS के फंक्शन कौन से हैं, डाटा प्रोसेसिंग होती है उसमें, यूज़र
एसेसिबल कैटलॉग ट्रांजैक्शन सपोर्ट होती है, और ये सारे स्पोर्ट्स जो आपने हैं याद करने हैं फंक्शंस ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसको मैंने बुक में भी साथ साथ ड्रा किया है, मैं वहाँ से भी आपको देकर बता देती हूँ। जो इसका इंपॉर्टेंट टॉपिक है या कंसेप्ट है, इसमें है डेटा इंडिपेंडेंसीज के आगे हैं, हाँ, यूज़र एसेसिबल कैटलॉग ट्रांजैक्शन सपोर्ट है। अच्छा, ये जो आपके पास सारी फंक्शंस आ रहे हैं ना, इन फंक्शंस के नाम ज़रूरी हैं, इनके आपने नाम याद रखने। यानी डाटा प्रोसेसिंग में जितना भी डाटा होता है वो सारा प्रोसेस होता है, और यूज़र जो सेकंड वन है ये डाटा प्रोसेसिंग का है, और यूज़र मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट फंक्शन जो डाटाबेस के परफॉर्म होते हैं इसी के अंदर। यानी ये फर्स्ट वन जो है ना डाटा प्रोसेसिंग के अंदर दो इंपॉर्टेंट स्टेप हैं, यूज़र मैनेजमेंट और डाटा मैनेजमेंट। ये कैसे कंट्रोल होते हैं, ये दो नाम हैं। फिर उसके बाद ये सारे नाम जो हमने डिस्कस कर लिए, जिनको मैंने हाईलाइट कर दिया, ये नाम आपने याद रखने हैं जो इसके सारे फंक्शंस हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है डेटाबेस इन्वायरमेंट। डेटाबेस इन्वायरमेंट के अंदर किस तरह से इन्वायरमेंट है, एक है सिंगल यूज़र इन्वायरमेंट और मल्टी यूज़र। मल्टी यूज़र के आगे से 3 ब्रांचेस हैं, उनके नाम याद रख लें। सिंगल यूज़र कौन सा होता है, लाइक आपकी कोई डेस्कटॉप एप्लीकेशन है तो उसको सिंगल यूज़र बोलेंगे, और अगर ज़्यादा प्रोसेसिंग वाला काम है तो मल्टी यूज़र में चला जाएगा। ठीक है, तो ये दो आपने याद रख लेने, ये जो चीज़ें हाईलाइट की हुई इनको आप लोग देख लें। एक एक लाइन की डेफिनेशन है, वैसे अगर जो मैंने बता दिया आप इसको भी पढ़ के आप बता सकते हैं कि ये चीज़ें इस तरह से हैं। फिर नेक्स्ट देखिए हमारे पास लेक्चर नंबर आ रहा है, लेक्चर नंबर 5। लेक्चर नंबर 5 में डेटाबेस डिज़ाइन, एप्लीकेशन प्रोग्राम और इम्प्लीमेंशन आ रही है। यानी ये 3 स्टेप आ रहे हैं। यानी एक डेटाबेस को डिज़ाइन कैसे करना है, फिर उसकी एप्लीकेशन, उसके प्रोग्राम सारे, और उसकी इम्प्लीमेंशन कैसे करनी है। ठीक है, तो डिज़ाइन करने के लिए सबसे पहला जो स्टेप है वो आपने क्या करना है वो देखें, डेटाबेस डेवलपमेंट प्रोसेस। सबसे पहले प्रीलिमिनरी स्टडी, उसकी स्टडी करनी है। यानी आपने कौन कौन से फेजेस, किस किस तरह से, कौन कौन से स्टेज कैसे लेके जाने, प्रॉपरली स्टडी करनी है। इस स्टडी करने का फ़ायदा आपको ये होगा कि आप चीज़ों को अच्छी तरह से लेकर चल सकेंगे। ठीक है, इसके लिए आप समझने के लिए इस डायग्राम को सामने रख लें। तो यहाँ पर आपको बताया हुआ है कि सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के प्रोसेस कौन कौन से हैं। तो देखें एरो ऊपर से नीचे की तरफ आया हुआ है, यानी ये सारे वो स्टेप हैं। सबसे पहले उसकी स्टडी करनी है, फिर उसकी जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको सामने रखना है, फिर डेटाबेस को डिज़ाइन करना है, फिर फिजिकल डिज़ाइन करना है, फिर उसकी इम्प्लीमेंशन करनी है, और लास्ट में मेंटेनेंस सर्विसेज हैं कि कैसे हाउ टू मेंटेन इट। तो ये सारे हैं। इसके अलावा भी कुछ इन्होंने बताया हुए फर्दर भी कुछ डेटाबेस की जो है वो प्रोसेस डेटाबेस डेवलपमेंट प्रोसेस की अप्रोच 2 भी दी हुई है। उसके अंदर आप सेकंड डायग्राम जो है वो याद कर लें, जस्ट नाम याद रखें। वो सेकंड डायग्राम में आपको नाम यहाँ मिल जाएंगे। सेकंड डायग्राम के ऊपर ये देखें, ये डिज़ाइन स्टेजेस हैं। तो इसमें भी इन्होंने बताया कि पहले एनालाइज करें यूज़र इन्वायरमेंट को पूरा, फिर डेवलप करें कंसेप्चुअल एक मॉडल डेवलप करें, फिर उसके बाद कंसेप्ट्स के बाद लॉजिक की तरफ आए, फिर डेटाबेस मैनेजमेंट को चूज़ करें, फिर डेवलप करें एक फिजिकल डिज़ाइन, फिर इम्प्लीमेंशन करें सिस्टम की, फिर सिस्टम को टेस्ट करें, और फिर उसके बाद लास्ट में मेंटेनेंस करें। तो ये सारे वो स्टेप हैं जिनके आपने जस्ट नाम याद रखने। ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इन नाम को अगर याद रखते हैं तो आपके 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन या 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन इसमें कवर हो सकता है। इसके बाद क्वेश्चन आता है डेटा फ्लो डायग्राम। अच्छा, ये डेटा फ्लो डायग्राम जो है, ये डायग्राम ये सेम जैसे फ्लो चार्ट की तरह होते थे ना हमारे डायग्राम्स। फ्लो चार्ट में एक प्रोसेसिंग के लिए यूज़ हो रही है, एक कंडीशन के लिए, मतलब एक स्टार्ट के लिए, एक स्टॉप के, तो इसी तरह इसकी भी कुछ डायग्राम्स हैं, और साथ ही उनकी जो है जो फंक्शनैलिटी यानी जो वो काम करते हैं वो भी साथ मेंशन है। तो सबसे पहली जो है लिमिटेशन ऑफ डेटा, यहाँ से आए डाटा फ्लो के लिए आपने ये वाली जो है वो डायग्राम आप कह लें या एरो कह लें, आपने यूज़ करना है। ठीक है, ये डाटा फ्लो सिंबल है जिसको आप यूज़ करके डाटा का फ्लो होता है। डाटा स्टोर करने के लिए कौन सा सिंबल यूज़ करना है, दिस वन। तो ये मोस्टली होता है, ऐसा होता है कि एमसीक्यूज में सिंबल आ जाता है और पूछा जाता है कि ये किस पर्पज़ के लिए यूज़ होता है। ठीक है, तो आपने बताना है डाटा फ्लो के लिए। तो एरो आ जाए तो पूछा जाता है कि डाटा फ्लो के लिए यूज़ होता है। प्रोसेसिंग के लिए कौन सा यूज़ होता है, ठीक है, वो ये 2 सिंबल्स बताए हुए हैं। DFD डाटा फ्लो डायग्राम के लिए एक्सटर्नल एंटिटीज़ कौन सी हैं, कलेक्टर्स कौन से हैं, जस्ट उनकी शेप याद रखें, उनके नाम। सेपरेटर कौन से हैं, सेपरेट कैसे करना है, रिंग सम ऑपरेटर कौन से हैं, एंड ऑपरेटर कौन सा है। तो ये सारे नाम और साथ डायग्राम इनको माइंड में रखना है। अब इसकी टाइप्स कौन कौन सी हैं, टाइप्स इसकी 3 हैं, तीनों के नाम राइट डाउन द टाइप्स ऑफ DFD डाटा फ्लो डायग्राम की टाइप्स होते हैं। कॉन्टेक्स्ट डायग्राम, लेवल 0 डायग्राम है, और डिटेल डायग्राम। कॉन्टेक्स्ट डायग्राम में आपके पास एक ही सिस्टम होता है। एक सिस्टम मीन्स के आपके पास ये कह लें कि कॉन्टेक्स्ट डायग्राम के दरमियान में ये पूरे सिस्टम को दरमियान में रख कर काम किया जाता है। तो ये आपके पास जो है पूरे सिस्टम को कॉन्टेक्स्ट डायग्राम में DFD डाटा फ्लो डायग्राम के अंदर पूरे सिस्टम को, परचेजिंग सिस्टम को दरमियान में रख कर उस पर काम किया गया। ठीक है, तो यहाँ पर उसको मोर क्लियरली दिखाया गया है। यहाँ देखें
एक सिस्टम को, और ओ लेवल डाटा जो ज़ीरो लेवल है, लेवल ज़ीरो डाटा फ्लो डायग्राम, द लेवल ज़ीरो डाटा फ्लो डायग्राम इज़ यूज टू डिस्क्राइब द वर्किंग ऑफ होल सिस्टम। ये पूरे वर्किंग को जो है वो एक्सप्लेन करती है। वंस अ कॉन्टेक्स्ट डायग्राम हैज़ बीन क्रिएटेड, द लेवल ज़ीरो डायग्राम और लेवल वन नॉट डायग्राम इज़ क्रिएटेड। कि एक बार जब आप डीएफडी को क्रिएट कर दें तो फिर इसकी ज़रूरत नहीं होती। अगर आप जो है वो इसको क्रिएट कर लेते हैं पूरे एक को, तो फिर आपको दूसरी डायग्राम की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, तो ये आपने याद रखने हैं ये स्टेप इसके। और कुछ स्टेप हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप इन क्रिएटिंग द लेवल ज़ीरो डीएफडी। डाटा फ्लो डायग्राम को जो है वो क्रिएट करने के लिए कुछ स्टेप दिए गए हैं। स्टेप को आपने याद रखना है वन बाय वन, क्योंकि ये स्टेप 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 के 5 स्टेप लिखने को कहा जाता है, समटाइम 3 स्टेप लिखने को कहा जाता है। तो उस वक्त आपने ये स्टेप लिखने हैं। पहला है आइडेंटिफाई डिस्टिंक्ट मॉडल ऑफ द सिस्टम विच टू क्रिएट अ डीएफडी। ठीक है, ये सारे अपने 500 जो है वो पढ़ लेने अच्छे से और इनको याद कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं हम लेक्चर नंबर 6 की तरफ। डिटेल डाटा फ्लो डायग्राम, इसके बारे में डिटेल्स क्या दी हुई हैं यहाँ पर आए मैं आपको बताती हूँ। टाइप्स ऑफ डाटा, इसको भी स्किप कर दें, इम्पोर्टेंट नहीं है, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, वैसे अगर आप इसको करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। डेटाबेस डिज़ाइन करने के फेजेस कौन कौन से हैं, भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि डेटाबेस को डिज़ाइन करने के फेज़ कौन से। डेटाबेस की मॉडलिंग करनी है, ठीक है, उसमें क्या है, द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग द लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस इज कॉल्ड डेटाबेस मॉडलिंग। व्हाट इज डेटाबेस मॉडलिंग, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट स्टेप है कि द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग द लॉजिकल स्ट्रक्चर, एक लॉजिकल स्ट्रक्चर तैयार करने के लिए जो लॉजिकल स्ट्रक्चर जो तैयार किया जाता है उसको हम डेटाबेस मॉडलिंग कहते हैं। उसके बाद आपने नेक्स्ट जो स्टेप है वो याद रखना है, डाटा मॉडल। इसके अंदर स्ट्रक्चर आ जाता है, मैनिपुलेशन लैंग्वेज और इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट। सिग्निफिकेंस ऑफ डाटा मॉडल भी जो है जस्ट नाम याद रखने। टाइप्स ऑफ डाटा मॉडल कौन कौन से हैं, टाइप्स ऑफ में ईआर डाटा मॉडल आ सकती हैं, ईआर डायग्राम और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डाटा मॉडल, ये दो नाम याद रखने हैं। और साथ आपने यहाँ पर देखें, दिस इज़ द सेकंड टाइप ऑफ डाटा मॉडल्स अवेलेबल द यूज दैट हैज़ 3 बेसिक टाइप्स। इसकी जो 3 बेसिक टाइप्स हैं इनके नाम है, 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन के लिए जस्ट नाम याद रखने। ठीक है, जितने भी इनकी टाइप्स में नाम आ रहे हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके 2-3 मार्क्स वाले क्वेश्चन के लिए, तो इनको आप लोगों ने स्किप नहीं करना कि ये कैसे काम करते हैं। टाइप्स ऑफ डेटाबेस डिज़ाइन, टाइप्स को कैसे हैं। कंसेप्चुअल डेटाबेस, सबसे पहले कॉन्सेप्चुअल यानी एक कंसेप्ट लेकर चलना है, एक मॉडल अपने माइंड में तैयार करना है। ठीक है, उसको तैयार करना है, ईआर डायग्राम उसका मॉडल कह सकते हैं आप। फिर उसके बाद लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन होगा, फिर उसके बाद लास्ट में फिजिकल डेटाबेस डिज़ाइन किया जाएगा। लेक्चर नंबर 7 के अंदर आपके पास एंटिटी आ जाता है, एंटिटी रिलेशनशिप डाटा मॉडल। एंटिटी रिलेशनशिप डाटा मॉडल को यहाँ से समझने से अगर हम इस चीज़ को देखें, ये एंटिटी एट्रीब्यूट रिलेशनशिप, एंटिटी टाइप और ये एंटिटी इंस्टेंट, एंटिटी सेट, ये सारे का सारा कंसेप्ट आप लोग जस्ट इस एक डायग्राम की मदद से भी समझ सकते हैं। उसके लिए आप इस डायग्राम को देखिए कि एंटिटी टाइप कौन सी होती है, ये वाली है। ठीक है, जैसे एम्प्लॉय हो गया, फर्नीचर हो गया, तो देखिए उसकी प्रॉपर्टीज़ कौन सी है और उसके इंस्टेंस कौन से हैं। तो प्रॉपर्टीज़ में उसकी एम्प्लॉय है तो उसकी ह्यूमन बीइंग है, उसका नाम भी होगा, उसका फादर नेम भी होगा, उसकी रजिस्ट्रेशन नंबर, क्वालिफिकेशन, डेजिग्नेशन, हर चीज़ उसकी प्रॉपर्टीज़ में आ जाता है। ठीक है, तो एंटिटी टाइप क्या होती है, प्रॉपर्टीज़ का इंस्टेंस क्या है, यानी उसी नाम से रिलेटेड मज़ीद और नाम, यानी एम्प्लॉय है तो उसके नाम भी हो सकता है। ठीक है, मेनी नाम हो सकते हैं। इसी तरह फर्नीचर में देखें तो उसका क्या क्या यूज़ है, उसकी प्रॉपर्टीज़ में आ रहा है कि फर्नीचर जो है वो किस किस के लिए, किस किस चीज़ के लिए जो है वो ज़रूरत पड़ सकता है, कैसे वो बनेगा, क्या क्या चीज़ें उसके लिए दरकार होंगी और उससे कौन कौन से इंस्टेंस हैं उसके, चेयर्स, टेबल एक्सेट्रा। तो ये टेबल आपको जो है एंटिटी, प्रॉपर्टीज़ और इंस्टेंस का कंसेप्ट जो है वो क्लियर कर दे। व्हाट इज़ एंटिटी, तो अब यू नो वेरी वेल कि एंटिटी क्या होता है। यहाँ देखिए आप, आपको एंटिटी शो हुई, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, ये सारी चीज़ें आपको सामने टेबल में नज़र आ गई हैं। अब क्लासिफिकेशन भी एंटिटीज़ की गई है। क्लासिफिकेशन में मोस्टली नाम पूछे जाते हैं कि किस तरह से क्लासिफिकेशन की गई है। एमसीक्यूज में पूछा जाता है कि 2 तरह की क्लासिफिकेशन है, एक वीक एंटिटी है, दूसरी स्ट्रॉन्ग एंटिटी है। तो आपने वीक भी बतानी है और स्ट्रॉन्ग भी। इसकी एक एक लाइन की डेफिनेशन और उसके समझने के लिए भी इसकी डायग्राम को अगर आप देख लें तो आपके लिए ज़्यादा ईजी हो जाएगा। ये है स्ट्रॉन्ग एंटिटी टाइप, उसमें देखें एम्प्लॉय को कैसे सिंगल बॉक्स में कवर किया गया, वीक एंटिटी में उसको डबल बॉक्सेस में क्लियर किया गया। ठीक है, तो ये भी एमसीक्यूज में जो है वो आपसे पूछा जा सकता है कि ये क्या चीज़ है और किस तरह से इसके उसमें। एट्रीब्यूट क्या है, एट्रीब्यूट ऑफ एन एंटिटी टाइप इज डिफाइनिंग property of quality of instance of that entity type, entity instance of same entity type have the same attributes। अच्छा, ये आप यहाँ से 2 लाइन की डेफिनेशन एट्रीब्यूट्स की कर लें। एक एंटिटी के कितने एट्रीब्यूट्स होते हैं, कौन कौन से एट्रीब्यूट हो सकते हैं, बहुत आसान लफ्ज़ों में इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। जस्ट आपने एट्रीब्यूट्स का आपको पता होना, जो हम पहले देख चुके हैं कि एक एंटिटी है उसके कौन कौन से एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं।
अब देखें आगे है सिंबल्स ऑफ एट्रीब्यूट्स। ये वाली जो डायग्राम है इसमें आप देखें ये आपके पास एज ए एंटिटी है और ये आपके पास एज ए एट्रीब्यूट है, यानी यहाँ पर एम्प्लॉय है तो उसके एट्रीब्यूट्स ये हैं। तो ये एंटिटी और एट्रीब्यूट का कंसेप्ट उन्होंने आपको इस डायग्राम की मदद से, ये वन एंटिटी है और ये एट्रीब्यूट्स है, ठीक है। अब एंटिटी और एट्रीब्यूट्स में टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट्स भी आ सकती हैं, जिसमें नाम भी पूछे जा सकते हैं कि राइट डाउन द नेम ऑफ टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स की टाइप्स के नाम लिखें तो आपने सिंपल और कंपोजिट, सिंगल वैल्यूड, मल्टीप्लाइड और स्टोर्ड और डिराइव्ड कह सकते हैं उसको, ठीक है। तो सिंपल कौन सा होता है? सिंपल जो होते हैं, जैसे यहाँ अगर हम स्टडी भी करें तो हमें बहुत आसानी से पता चल रहा है कि एन एट्रीब्यूट दैट इज अ सिंगल होल इज सिंपल एट्रीब्यूट। सिंपल एट्रीब्यूट, द वैल्यू ऑफ सिंपल एट्रीब्यूट इज कंसिडर्ड एज अ होल एज अ कंपेरिजन ऑफ अदर एट्रीब्यूट्स और कंपोनेंट। फॉर एग्जांपल एट्रीब्यूट स्टूडेंट नेम हो गया, फादर नेम हो गया, डेट ऑफ बर्थ ऑफ एन एंटिटी टाइप स्टूडेंट। एंटिटी टाइप उसकी स्टूडेंट है, ठीक है, और उसके मजीद एट्रीब्यूट डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, उसका जो है रोल नंबर, ये सारे इसके हो गए। सिंगल नेक्स्ट वन जो है वो कौन सा है? सिंगल वैल्यूड और मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स में एक स्टूडेंट भी हो जाएगा, उसकी डिफरेंट हॉबीज़ हो जाएंगी, ठीक है। एम्प्लॉय है तो उसकी डिफरेंट स्किल्स हो जाएंगी, तो ये मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स हो गए। स्टोर्ड और डिराइव्ड एट्रीब्यूट्स, इसके अंदर डिराइव एट्रीब्यूट्स हैं, या खुद से वैल्यू, डिराइव का मतलब तो खुद से वैल्यू स्टोर करते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो इसको समझने के लिए ये जो तीन कॉन्सेप्ट है ना, एक हो गया सिंपल, दूसरा हो गया सिंगल और तीसरा डिराइव्ड। तो इसके लिए ये आपके पास देखिए सिंबल्स ऑफ एट्रीब्यूट्स दिए हुए, सिंपल, कंपोजिट, मल्टी वैल्यूड, डिराइव्ड, सारी जो है वो एट्रीब्यूट्स को एज ए सिंपल आप माइंड में रख सकते हैं कि इसके क्या क्या काम है और किस किस तरह से ही काम करते हैं। नाम भी पूछे जा सकते हैं, डायग्राम भी इंपॉर्टेंट है, इनको माइंड में रख लें। यहाँ पर आपके पास, आप देखिए एक डायग्राम अगर बनी हुई है तो आप उसको, आपको पता चल रहा है कि ये जो है एम्प्लॉय है तो उसका एक्सपीरियंस जो है वो डिराइव में आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखें तो वो मल्टी वैल्यूड में आ रहा है, मतलब मल्टी वैल्यूड में आ रहा है या डिराइव में आ रहा है, कंपोजिट में आ रहा है, सिंपल में आ रहा है। तो सारे एट्रीब्यूट्स आपको सामने नजर आ रहे हैं कि एम्प्लॉय के किस किस तरह से हुए हैं। नेक्स्ट देखें लेक्चर आपका जो है वो लेक्चर नंबर 8 है। लेक्चर नंबर 8 में आपके पास है, हाँ जी, लेक्चर नंबर 8 में जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। आप कह लें कि सारे लेक्चर्स में ये है, जिसमें कीज़ दी हुई है और साथ दी हुई है सुपर की, कैंडिडेट की, प्राइमरी की, अल्टरनेट की, सेकेंडरी की एंड फॉरिजन की। बस इसमें सिर्फ और सिर्फ आपने कीज़ को समझना है। सो देखिए मैंने आपके सामने कीज़ रख ली, यानी सुपर की हो गया, साथ हो गया कैंडिडेट की और प्राइमरी की। तो हम एक एक को स्टडी करते हैं। देखिए सुपर की, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं की क्या होता है। तो किसी भी जो डेटाबेस टेबल में किसी रिकॉर्ड को जब आप यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए आप की का यूज़ करते हैं, ठीक है। किसी डेटाबेस के टेबल में रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए आप जो है वो की का यूज़ करते हैं। सुपर की कौन सी होती है? वो कोई भी जो कम्बिनेशन हो जिसमें हम एक रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करें तो उसको हम कहेंगे, यानी ज़रूरी नहीं है कि वो कम्बिनेशन उसमें हो, ठीक है, एक्चुअल की हो उसमें, तो उसको हम कहेंगे, यानी कम्बिनेशन जिसमें कोई भी कम्बिनेशन हो जिसमें हम एक रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वो आपकी सुपर की होती है। तो यहाँ पर उसकी डेफिनेशन इंग्लिश में दी हुई, आप इसको रीड कर लें, मैं आपको जस्ट कंसेप्ट दे रही हूँ। सेकंड देखिए कैंडिडेट की। कैंडिडेट की क्या होती है? ये वो सुपर की होती है, यानी आपने इसको बोलना है कैंडिडेट की को, ये वो सुपर की होती है जो मिनिमल होती है, मतलब कोई भी इसके साथ एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट हटा दी जाए तो ये यूनिक हो जाती है, ठीक है। एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट इसके हटा दी जाए तो ये यूनिक। प्राइमरी की, अब ये प्राइमरी की जो होती है ये वो कैंडिडेट की होती है, इसके लिए हर वर्ड के लिए पिछले कैंडिडेट की को आपने यूज़ करना है, यानी ये वो कैंडिडेट की होती है जो हमने चूज़ की होती है, यानी जो टेबल में हर रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करती है वो प्राइमरी की होती है। जो टेबल में हर रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करती है वो आपकी प्राइमरी की होती है। इसी तरह नेक्स्ट आपके पास जो है वो की आ रही है अल्टरनेट कीज। कौन सी थी? ये वो कैंडिडेट की होती है जो प्राइमरी की तो नहीं होती लेकिन आपके टेबल में यूनिक वैल्यू को यूनिक वैल्यू प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो आपकी सेकेंडरी की हो जाती है, सॉरी अल्टरनेट की होती है। और सेकेंडरी की कौन सी होती है? सेकेंडरी की में ये इन्फॉर्मेशन को जो है वो ज़्यादा एसेस करने में आसान बनाती है। आपके यानी स्टूडेंट नाम है तो उसका रोल नंबर वगैरह हो गया तो रोल नंबर से भी आप एसेस कर सकते हैं, नाम से भी कर सकते हैं। तो ये सेकेंडरी की, जितनी नाम के साथ बाकी जितने भी उसका जो डाटा लग रहा है तो उसको आप सेकेंडरी की कह सकते हैं। फिर उसके बाद लास्ट है फॉरेन की। ये एक टेबल में एक कॉलम जो होता है दूसरे टेबल की जो प्राइमरी की के साथ जो एसोसिएट होती है, यानी दोनों टेबल्स का रिकॉर्ड या रिलेशनशिप को मेंटेन इसमें किया जा सकता है, ठीक है। तो ये होती है फॉरेन की। इसके बाद रिलेशनशिप, वर्ड रिलेशनशिप हमने यूज़ किया। रिलेशनशिप क्या होता है? इसकी 2 लाइन्स की डेफिनेशन याद कर लेनी है। यहाँ से एंटिटीज़ और एट्रीब्यूट्स का आपस में जो रिलेशनशिप है उसको देख लेना, ठीक है। ये इसकी डेफिनेशन 2 लाइन की आपने जस्ट याद कर लेनी है। बहुत कम वक्त में कोशिश की जा रही है कि लेक्चर कवर हूँ, तो बहुत सिंपली बताया जा रहा है। सिंबल्स ऑफ रिलेशनशिप कौन कौन से हैं? शो एज अ डायमंड,
डायमंड इज अ डबल इफ वन ऑफ द पार्टिसिपेंट इज डिपेंडेंट ऑन द अदर। बस यहाँ पर आप देखें कि ये यहाँ से सिंबल्स ऑफ रिलेशनशिप में ये 4-5 लाइन्स हैं, इनको याद रखना है आपने। और ये आपके पास है सिंबल ऑफ रिलेशनशिप, ये जो उसने बताया था शो डबल लाइन्स होंगी, ठीक है। तो इसको देख, टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप कौन सी है? यूनरी रिलेशनशिप। इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर एन एंटिटी टाइप लिंक विद इटसेल्फ, ठीक है। एंटिटी टाइप लिंक्ड होगी अपनी ज़ात के साथ, तो स्टूडेंट है तो उसकी अपनी ज़ात के साथ लिंकेज है, तो यूनरी रिलेशनशिप हो जाएगा। इसी तरह एग्जांपल 2 देखें अगर, तो बाइनरी रिलेशनशिप, इसके अंदर क्या होता है कि दैट वन लिंक्स टू एंटिटी, दूसरी यानी 2 एंटिटीज सेट्स होंगे इसके अंदर, स्टूडेंट भी है और उसकी क्लास भी है। टर्नरी में क्या होगा? 3 एंटिटीज सेट होंगे आपके पास, 3 एंटिटीज इन्वॉल्व होंगी, ठीक है। तो यहाँ पर देख लें विद डायग्राम, आपको बहुत जल्दी से नाम से ही पता चले। एन रिलेशनशिप यानी नंबर ज़्यादा, जिसमें जो होंगे मोस्ट टर्नरी बट वी, यहाँ से देखें मोस्ट रिलेशनशिप डाटा मॉडल आर बाइनरी और मोस्ट टर्नरी बट वी कुड डिफाइन अ रिलेशनशिप सेट लिंकिंग एनी नंबर ऑफ एंटिटी, जिसके अंदर एनी नंबर ऑफ एंटिटी सेट हुई है बहुत ज़्यादा हों तो उसको हम कहेंगे एन रे रिलेशनशिप, ठीक है। फिर उसके बाद है नेक्स्ट, ये उसको भी शो किया हुआ है 1-to-1 मैपिंग, 1-to-many मैपिंग। 1-to-1 मैपिंग कैसे होती है कि 1-to-1 यानी इफ़ ईच एंटिटी इज एस एसोसिएट हो विद एट मोस्ट 1 एंटिटी वाई, यानी एक का एक के साथ लिंकेज हो तो उसको हम कहेंगे 1-to-1 मैपिंग। मेनी टू वन होगा तो मेनी एक साइड पे होंगी, ज़्यादा का रिलेशन सिर्फ एक के साथ जुड़ता जाएगा, ठीक है, तो मेनी टू वन हो जाएगा। अब यहाँ पर इन डायग्राम से भी बहुत आसानी से 1-to-many हो जाएगा, तो साइड बैक साइड पे एक होगा, यानी पीछे एक ही एक्स होगा और आगे उसकी बहुत सी एंटिटीज़ होंगी जो एसोसिएट कर रही होंगी मेनी की तरफ, ठीक है। ये पीछे सिंगल होगी एंटिटी। इसी तरह मेनी टू मेनी होगा तो सारी मेनी से मेनी ये जो है एक दूसरे साथ जो है उनका रिलेशनशिप होगा। तो ये एंटिटीज़ हैं उनके आपस में रिलेशनशिप है। लेक्चर नंबर 10 के अंदर है जी मिनिमम कार्डिनलिटी। हाँ, ये इसको 1-to-many और many-to-many इनको हम विद द हेल्प ऑफ डायग्राम भी दिखा सकते हैं। तो ये आपको विद द हेल्प ऑफ डायग्राम दिखाई गई है स्टूडेंट का बुक के साथ। तो 1-to-many यानी एक स्टूडेंट है और मेनी बुक्स हैं, तो देखिए उन्होंने किस तरह से ड्रा किया, कौन सा सिंबल उसके लिए यूज़ किया, बस इस चीज़ को आप लोगों ने याद रखना है। फिर मेनी टू मेनी है तो कैसे उसको, मेनी टू वन है यानी एक एम्प्लॉय है और बहुत से प्रोजेक्ट है तो उसको किस तरह से डिफाइन किया गया, तो विद द हेल्प ऑफ डायग्राम भी बताएगी। इन डायग्राम्स को आपने याद रखना है और कैसे ये वर्क करती हैं उनको आप लोगों ने याद रखना है। यहाँ पर फिर एरो की मदद से भी इनको शो करवाया गया। स्टूडेंट का मेनी के साथ है, स्टूडेंट की तरफ एक एरो का मेनी है तो डबल से एरो हो जाएंगे, ठीक है। तो इन डायग्राम्स को भी आप लोगों ने देख लेना है। इन 3-4 तरीकों से इन्होंने इसको डिफाइन किया। रूल ऑफ रिलेशनशिप कौन से हैं, जस्ट रूल के नाम याद रखने हैं कि दिस वन इज़ अ रूल ऑफ रिलेशनशिप है लेक्चर नंबर 10 के अंदर। उसके अलावा यहाँ पर कोई भी ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है जो आपको समझनी है, याद करनी ज़रूरी है। हाँ, एक यहाँ पर आप ER डायग्राम के मॉडल जो है वो सुपर टाइप एंड सब टाइप, सुपर टाइप की सब टाइप कौन सी होती हैं, यहाँ देखें ये आपके पास सुपर टाइप है और उसके आगे से सब टाइप्स है, ठीक है। यानी एक टाइप ये है एंटिटी की, फिर उसके बाद सुपर टाइप्स और उसकी सब टाइप्स। ये चीज़ आपने स्पेशलाइजेशन एंटिटी टाइप्स जो आपको दी हुई है इनको याद रख लेना। यहाँ तक आपका कवर होता है लेक्चर नंबर 10। होप्स तो कि आपको चीज़ें समझ आ गई होंगी। काफ़ी जल्दी टाइम में हमने 30 मिनट्स में इसको कवर करने की कोशिश की। नेक्स्ट 30 मिनट में इंशाल्लाह इसके 10 लेक्चर्स बल्कि 12 लेक्चर्स और कवर होकर हम इसका मिड टर्म जो है वो कम्प्लीटली तैयार कर लेंगे। होप्स तो कि आपको समझ आ रही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही था। ओके, अल्लाह हाफिज़।